नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुर्डक स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी जो लेटेस्ट एग्जाम्स हो रहे हैं, वहाँ जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जो क्वेश्चन उठाने का जो पैटर्न बना हुआ है वो है आरबीएससी प्लस एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, इनको आधार बना के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसलिए हम इंडिया को कंप्लीट करेंगे आरबीएससी की बुक से, जिसमें सबसे अच्छे से दिया हुआ है कक्षा 11 की ज्योग्राफी की बुक में। ठीक है, जैसा कि रीट में हमें निर्देश मिला है कि आपको राजस्थान बोर्ड की 2018 से लेकर जो 20 तक जो बुक चल रही थी राजस्थान बोर्ड में, वो वाली बुक्स को मद्देनजर रखते हुए आपको स्टडी करनी है। तो इस प्रकार हम भी इन बुकों से ज़्यादा पढ़ते हुए चलेंगे। जहाँ भी मुझे आवश्यकता महसूस हुई, मैं आपको सेल्फ नोट्स के द्वारा या फिर सेल्फ ट्रिक्स के द्वारा भी पढ़ाऊंगी। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहें। ये वाला जो चैप्टर करेंगे हम, सबसे पहले भारत की स्थिति, विस्तार और अवस्थिति वाला इंडिया का चैप्टर, वो आपके रीट में तो है ही है। हालांकि रीट में ये डायरेक्ट मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन आपको ज्योग्राफी, अगर भारत की ज्योग्राफी पढ़नी है तो इस टॉपिक का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आपको पढ़ना ही होगा। तो बेसिक सी बातें इस चैप्टर के बारे में हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। और रीट के अलावा अन्य भी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा। इसका नॉलेज आपको होना ही चाहिए। तो ठीक है, इन बातों को हम ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर के कुछ मुख्य बिंदुओं पर बातें करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बात हो रही है यहाँ कि भारत की स्थिति, विस्तार और अवस्थिति नाम का जो चैप्टर है, हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बात हो रही है कि भारत जो नाम है अपने देश का, वो कैसे आया। तो देखिए, आर्यों की जो भरत नाम की शाखा थी, वहां से महामानव भारत के नाम पर अपने देश का नामकरण हुआ, भारत। ठीक है, प्राचीन काल में आर्यों की भूमि होने के कारण भी अपने देश का नाम पड़ा भारत। ईरानियों ने जैसा कि सिंधु नदी को हिंदू कहा था और अपने यहाँ इस भूभाग को हिंदुस्तान कहा था। और साथ ही अगर रोमन की बात करें, रोमन वासियों की, रोम निवासियों की, तो उन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा था, जबकि यूनानियों ने इंडोस कहा था सिंधु नदी को, और इस देश को कह दिया था इंडिया। ठीक है, तब से हमारे देश का नाम प्रचलित हुआ, भारत। भारत नाम से विख्यात हुआ अपना देश। ये लोकेशन है अपने देश की। नीचे इस मानचित्र में देखिए आप, भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री पर होती है। ठीक है, इसके उत्तर में फैलाव है अपने देश का। अपने देश की अवस्थिति कहाँ है? 0 डिग्री के उत्तर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ है अपना देश, जो कि कर्क रेखा के दोनों तरफ है। ठीक है, जिसको कर्क रेखा दो बीचों बीच से निकलते हुए 2 भागों में बांट रही है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। ये लोकेशन दिखा दी आपको मैंने। अब आगे हम बात करें कुछ संस्कृति की और ज्ञान की, तो हमने ही संस्कृति और ज्ञान का प्रकाश फैलाया है विश्व भर में। भारत एक महान, सुसंपन्न और सुसंस्कृत देश है। ठीक है, ये एक गौरवशाली जो अतीत है हमारे देश का, उसमें भारत के भौगोलिक व्यक्तित्व का विशेष योगदान है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं भारत की ज्योग्राफी, जो कि भौगोलिक व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है। तो भौगोलिक व्यक्तित्व जो है वो इस गौरवशाली अतीत के पीछे काफी अहम योगदान रखता है। ठीक है, आगे बढ़िए। हम सब जानते हैं कि अपना देश काफी लंबी दास्ता के बाद आजाद हुआ था। कुछ महान पुरुषों के योगदान से, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में शांति और अहिंसा के अद्वितीय मार्ग पर चलकर हम स्वतंत्र हुए थे। और स्वतंत्रता के बाद हमारा देश कुछ प्रगति पर अग्रसर हुआ। ठीक है, लेकिन बहुत सारी समस्याओं से जूझते हुए हमारे देश में काफी संक्रमण की परिस्थितियां रही। भारत का अतीत की बात करें तो ये स्वर्णिम था, वर्तमान संक्रमण में है, किंतु हम देशवासी बड़े प्रेमी हैं, धार्मिक हैं, और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए हम अपने देश का जो खोया हुआ जो गौरव है उसको वापस प्राप्त कर ही लेंगे। ये भारत की अवस्थित स्थिति और विस्तार है। ये देखिए आप,
भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ आइए, साउथ में आइए, दक्षिण में आइए। दक्षिण में हमने देख लिया कि ये 0 डिग्री से उत्तर में है, तो 0 डिग्री से उत्तर में कितना, 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट हुआ है इसका दक्षिणतम भाग। भारत के मुख्य भूमि की बात कर रही हूं मैं, भारत के द्वीपों की बात नहीं कर रही। मुख्य भूमि जो है भारत की वो 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होकर 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, बात करें हम देशांतरीय विस्तार की तो यह है 68 डिग्री 7 इंच से 78 डिग्री 7 इंच पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है, ये हो गया देशांतरीय विस्तार। किलोमीटर में बात करें हम तो जो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। ठीक है, जबकि बात करें हम पूर्व से पश्चिम का विस्तार तो वो है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम का विस्तार, जो कि कुछ ही कम है किससे, उत्तर से दक्षिण के विस्तार से। तो ज्यादा कौन है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो इंडिया का है वो अधिक है, लगभग 280 या 81 किलोमीटर अधिक है किसके बजाय, पूर्व पश्चिम विस्तार के बजाय। ठीक है, ये यही यहाँ इतना ही देखना था। अब देखिए आप कि जो भारत है इसके बिल्कुल साउथ में, दक्षिण में यहाँ है हिंद महासागर। कौन है, हिंद महासागर। हिंद महासागर, तो हिंद महासागर के 2 भाग कर रहा है अपना देश इंडिया। कौन कौन से, एक तो अरब सागर जो पश्चिम वाला है, जो पश्चिम वाला है वो तो है अरब सागर, और जो पूरब वाला है वो है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और अगर हम देखें अवस्थिति तो यहाँ दक्षिण में जो देश है हमारे बिल्कुल सटा हुआ पास में वो है श्रीलंका। सटा हुआ नहीं है, सॉरी, सटा हुआ नहीं है, ये अप तटीय है। ठीक है, अप तटीय है, थोड़ा तट से दूर है, हिंद महासागर के अंदर ही श्रीलंका। ठीक है, यहाँ बीच में कौन है जो अपने देश को बीच में, अपने देश के बीच में फंसा हुआ है, यह है बांग्लादेश, जिसके साथ अपना देश सबसे अधिक सीमा बना रहा है। किलोमीटर की बात करें तो सबसे अधिकतम जो सीमा बांग्लादेश के लिए बना रहा है भारत देश। यहाँ पूर्व की बात करें तो यहाँ है म्यांमार। पूर्व में कौन है हमारे देश के, म्यांमार। उत्तर में देखिए चीन है, भूटान, यहाँ कौन है, भूटान और नेपाल, ये सब उत्तर में है। और अफगानिस्तान की भी थोड़ी सी सीमा लगभग 106 किलोमीटर, लगभग 106 किलोमीटर सीमा किसके साथ बना रहा है भारत देश। भारत देश का जो जम्मू कश्मीर स्टेट है वो उत्तर पश्चिम में 106 किलोमीटर के लगभग, जो कि सबसे न्यूनतम सीमा है किसी देश के साथ, वो अफगानिस्तान के साथ भी बना रहा है। उसके बाद आओ पाकिस्तान, इसके साथ हमारे देश के 5 स्टेट सीमा बना रहे हैं। कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पंजाब के बाद में राजस्थान और फिर गुजरात, 4 स्टेट। ठीक है, 4 स्टेट पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे हैं। और फिर आ गया हमारा तटीय प्रदेश, गुजरात के बाद आ गया हमारा तटीय प्रदेश। तो ये फैला हुआ है तटीय प्रदेश गुजरात से लेकर तमिलनाडु और तमिलनाडु से लेकर फिर पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, ये है अवस्थिति अपने देश की। ये देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार और पड़ोसी देश हमने देखे। अब आगे बढ़िए, भारत की स्थिति, आकार, विस्तार के बारे में वैसे हमने बातें कर ली, फिर भी 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 अक्षांश तक विस्तार। देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर। भारत को 2 भागों में बांटा जा रहा है कर्क रेखा के द्वारा। उत्तरी भारत जो कि शीतोष्ण कटिबंध में है, उत्तरी भारत जो कि शीतोष्ण कटिबंध में है, दक्षिणी भारत जो जिसका विस्तार उष्ण कटिबंध में है। ठीक है, अगर बात करें हम भारत के उत्तरी छोर की तो हिमालय का पर्वत तंत्र का अंग है जो एशिया के हृदय स्थल में स्थित,
एशिया के हृदय स्थल यानी एशिया के एकदम बीचों बीच स्थित जो संसार की छत है, कौन? पामीर का पठार, उसका जो दक्षिण का भाग है वो हमारे इंडिया के उत्तरी सीमा को प्रदर्शित करता है। कन्याकुमारी इसका दक्षिणतम छोर है। ये दोनों सिरे लगभग 30 डिग्री अक्षांशीय दूरी पर स्थित हैं। अक्षांशों की बात हमने की थी 8 से 37, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 इंच तक जो फैलाव है वो लगभग 30 डिग्री अक्षांशीय दूरी बताता है। ठीक है, बात करें भारत की स्थिति की तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, जैसा कि हमने देख लिया अच्छे से मैप में, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित थी और लगभग 876 किलोमीटर, ये याद रखना आप, 876 किलोमीटर ये जो कन्याकुमारी और भूमध्य रेखा है इसके बीच की दूरी है, लगभग 876 किलोमीटर। अब ये साधारण सी बातें हैं जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, आप इसको अगर चाहो तो एक बार कंप्लीट रीड कर लो। ठीक है, मेन पॉइंट जो समझने वाले हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जो पश्चिमी भाग है अरब सागर और पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है अपने देश का, इसकी भी चर्चा की है हमने। ठीक है, बात करें हम पूर्व और पश्चिम छोर की, पूर्व और पश्चिम छोर की, तो भारत का पश्चिमी बिंदु है कच्छ के रण, गुजरात में कच्छ के रण का छोर, कच्छ के रण में अवस्थित छोर। ठीक है, और सुदूर पूर्वी बिंदु की बात करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि आच्छादित पर्वतीय क्षेत्र से बिल्कुल वनों से आच्छादित प्रदेश है। ये सीमा, इसकी सीमा है जो वो म्यांमार और चीन से मिलती है। ठीक है, ये जो प्रदेश है हमारा कौन सा, पूर्वी छोर, सुदूर पूर्वी बिंदु जो इंडिया का है वो म्यांमार यानी पुराना नाम बर्मा, म्यांमार और चीन दोनों से ही सटा हुआ है। ये वाले छोर भी लगभग 30 डिग्री देशांतरीय दूरी पर अवस्थित हैं। दोनों की दूरी बराबर है, यानी अक्षांश और देशांतरों की अगर हम बात करें तो 30 डिग्री ही होंगे दोनों में, 30 डिग्री देशांतर और 30 डिग्री ही अक्षांश। लेकिन अगर किलोमीटर में बात करें तो कुछ किलोमीटर, लगभग 280-81 किलोमीटर अधिक है। कौन सी दूरी? उत्तर से दक्षिण वाली। ठीक है, देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यह ग्लोब के कुल देशांतरीय विस्तार का लगभग 1/12वां भाग है। आप जानते हो ग्लोब का विस्तार कितना है? 360 डिग्री देशांतर। ठीक है, तो उसका लगभग, उसमें 12 का भाग दो, आपके पास 30 डिग्री देशांतर आ जाएगा, यानी 1/12वां भाग है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय के 2 घंटे बाद काठियावाड़ जो कि गुजरात में है, सूर्य के दर्शन होते हैं। इसलिए हमने बीच में, इंडिया के बीचों बीच में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को स्थानीय समय माना है, अपने देश में प्रमाणिक समय माना है। इंडियाज स्टैंडर्ड टाइम जो है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, जो कि इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद के नैनी गांव से होकर गुजरता है। हमारी जो स्टैंडर्ड लाइन है वो इलाहाबाद से होकर गुजरती है, इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान से गुजरती है। नेक्स्ट, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। ठीक है, संपूर्ण देश के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 32.88 लाख वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। ठीक है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपन भूल जाते हैं, तो ये चीजें रटने वाली ही है, लगभग इनको याद ही करना होता है बस, इसका तोड़ यही है। एक क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का 7वां स्थान रखता है विश्व में। ठीक है, याद रखना, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। इससे आगे कौन कौन से देश हैं देखिए, सबसे पहले रूसी गणराज्य, रूस पहले नंबर पर है क्षेत्रफल में विश्व भर में, फिर कनाडा,
चीन, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद में आता है भारत 7वें नंबर पर। इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो आप इजीली इन देशों के नाम याद रख पाओगे कि कौन सा देश हमसे क्षेत्रफल ज्यादा रखता है। देखिए, जो मैंने याद कर रखा है वो ही आपको बताती हूँ। रुक चीन, अब आ भारत। कितना इजी सा है। चीन को हम चेतावनी दे रहे हैं कि रुक चीन, अब आ भारत। मतलब कोई सैनिक है जो सीमा पे जाके खड़ा हुआ है और चीन को चेतावनी दे रहा है कि रुक चीन, अब आ भारत। तो देखिए, रुक रूस, कैसे कनाडा चीन से, चीन अब अमेरिका ए, ठीक है, यूएसए या अमेरिका, अब वैसे ब्राजील, आ ऑस्ट्रेलिया और फिर अब आ भारत। कितना इजी से याद हो जाता है ये ऐसी चीजों से। तो रुक चीन, अब आ भारत। ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसे ही याद रहे। बहुत सारे लोग ऐसे ही याद रख लेते हैं अपने दिमाग से कि हाँ कौन सा देश कहाँ अवस्थित है और उसका लगभग कितना क्षेत्रफल है, ये अपने से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। लेकिन एग्जाम में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन चीजों से बचने के लिए ऐसी चीजें भी यूज में ले लेनी चाहिए मेरे विचार से। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व का लगभग 1/46वां भाग है कौन? भारत। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व का लगभग 1/46वां भाग है। इसकी स्थलीय सीमा देखिए, इसकी स्थलीय सीमा तो है लगभग 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा लगभग 6,100 किलोमीटर है। तटीय सीमा मुख्य भूमि की बात हो रही है यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुख्य भूमि की बात हो रही है। यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है किनको? द्वीपों को। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ मुख्य भूमि की बात हो रही है। ठीक है, मुख्य भूमि जो कि 6100 किलोमीटर है और स्थलीय भाग की बात करें तो वो है 15,200 किलोमीटर। तट रेखा की बात करें तो देखिए, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, दो तट बने हुए हैं अपने देश में। पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट कहाँ खड़ा है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिमी जो तट है वो अरब सागर की तरफ। तो पूर्व, अब देखिए आप पूर्वी तट के द्वीपों की बात करें तो हैर द्वीप, पाम्बन द्वीप, हरिकोटा द्वीप, और पश्चिमी तट की बात करें तो वहां लक्षद्वीप और ट्रॉम्बे द्वीप मुख्य हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में उल्लेखनीय है। मुंबई, याद रखना, मुंबई सॉल्सेट नामक द्वीप पर बसा हुआ है। मुंबई कौन से द्वीप पर बसा हुआ है? सॉल्सेट नामक द्वीप पर बसा हुआ है। इसके निकट ही एक एलिफेंटा नामक द्वीप भी है। और बात करें अगर हम चिल्का झील, उड़ीसा वाली की, तो चिल्का झील और बंगाल की खाड़ी के बीच कौन है? पारीकुंद द्वीप है। याद रखना इस शब्द को। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको कि चिल्का झील और बंगाल की खाड़ी के बीच का जो द्वीप है वो है पारीकुंद द्वीप। तो इसमें सबसे पहले हम पूर्वी तट की बात करते हैं। ठीक है, भारत की तट रेखा को दो भागों में बांटकर पूर्वी तट और पश्चिम तट पढ़ेंगे हम। सबसे पहले बात करें हम पूर्वी तट की, तो इसका विस्तार गंगा नदी के डेल्टा से, ठीक है, गंगा नदी के डेल्टा से, यानी पश्चिम बंगाल से लेकर ये उत्तरी भाग को, गंगा नदी के डेल्टा से कुमारी अंतरीप तक है। कुमारी अंतरीप बोले तो तमिलनाडु का जो दक्षिणतम भाग है अपने देश का, वहां कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। इसके उत्तरी भाग को, जो उड़ीसा वाला भाग है, उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल तक का जो भाग है, उसको बोलते हैं हम उत्तरी सरकार तट, या फिर उत्कल तट भी बोला जाता है। इस तट को उत्कल तट या फिर उत्तरी सरकार तट, तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। जो तमिलनाडु वाला और आंध्रा वाला भाग है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है, और उड़ीसा से ऊपर का जो वेस्ट बंगाल वाला भाग है उसको उत्तरी सरकार या उत्कल तट बोला जाता है। ठीक है, ये कुछ उस तट की मोस्ट जो बंदरगाह हैं वगैरह उनकी बातें की गई है।
अगर आपको इसको डीप से पढ़ना है तो कंप्लीट पढ़ लीजिए। कुछ चीजें मोस्ट है वो बता रही हूं मैं आपको। देखिए, उत्तरी सरकार तट कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर गंगा नदी के डेल्टा तक विस्तृत है। एक बात, ये तट उथला हुआ है। यहाँ स्थित कोलकाता जो बंदरगाह है वो छिछला है। ठीक है, छिछला समझते हो आप, जिसमें गहराई नहीं हो जल की, बहुत कम गहराई वाला जो जल हो उसको छिछला बोलते हैं। तो छिछला बंदरगाह है ये कोलकाता वाला। इसके कारण यहाँ बड़े जहाजों के लिए यह अनुपयुक्त है। ठीक है, बड़े जहाज जिनको जल की गहराई चाहिए, ठीक है, समुद्र में जल की काफी अच्छी गहराई चाहिए बड़े जहाजों को, वो यहाँ नहीं आ पाते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ हल्दिया बंदरगाह का विकास हुआ है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है कि कलकत्ता बंदरगाह की कमी को दूर करने के लिए, उसके वजन को कम करने के लिए कौन सा दूसरा बंदरगाह विकसित हुआ, तो वो है हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, सहायक बंदरगाह के रूप में है। और ये चीज आप जरूर याद रखना, यहाँ मशीनीकृत डाक पद्धति और अधिक ड्राफ्ट वाले जहाजों के प्रवेश की सुविधा है। कहाँ? हल्दिया बंदरगाह में। ठीक है, मशीनीकृत डाक पद्धति याद रखना। नेक्स्ट, विशाखापत्तनम और पारादीप बंदरगाहों की स्थिति व्यापारिक दृष्टि से अच्छी है, क्योंकि इनके समीप समुद्र जो है वो शांत है तथा बड़े बड़े जहाजों के ठहरने की भी सुविधा है। इस तट पर काकीनाडा, वाल्टेर, वेमलीपट्टम, गोपालपुरम और पुरी नामक अन्य बंदरगाह हैं। कोरोमंडल तट की बात करें तो ये कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर कुमारी अंतरीप तक, यहाँ भी विस्तृत, सपाट और छिछला बलुई तट है। यहाँ चेन्नई एक महत्वपूर्ण कृत्रिम बंदरगाह है। याद रखना, चेन्नई एक महत्वपूर्ण कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, और अन्य बंदरगाहों के भी नाम दिए गए हैं, ये ध्यान में रखना आप। कन्याकुमारी, रामेश्वरम, धनुषकोटी, कारिकल, पांडिचेरी और ये नागापट्टनम, तूतीकोरन वगैरह बंदरगाह अन्य भी हैं। इस तट पर सेतुबंद और रामेश्वरम नामक तीर्थ स्थान भी अवस्थित हैं। बात करें अगर हम पश्चिम तट की, तो ये खंबात की खाड़ी से लेकर, गुजरात वाली खंबात की खाड़ी से लेकर फिर ये कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। इसमें भी सबसे पहले बात करेंगे हम मालाबार तट की, जो कि दक्षिण में है। इसका विस्तार गोवा से कुमारी अंतरीप तक है। ठीक है, गोवा से कुमारी अंतरीप तक मालाबार तट, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, ये कौन सा है? प्राकृतिक बंदरगाह है, जो बालू एकत्रित, तेज हवाओं के कारण यहाँ बालू एकत्रित हो जाती है, जिससे अनूप झीलें इस तट की विशेषता है। इस तट की झीलें कौन सी है? अनूप झीलें विशेषता है इस तट की। ठीक है, यहाँ पर श्रेष्ठ बंदरगाह है कौन सा? कोचीन। ठीक है, यहाँ जलयान बनाने के कारखाने भी हैं। मैंगलोर, एलप्पी, कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम आदि इस तट के मुख्य बंदरगाह हैं। मैंगलोर, एलप्पी, कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम। ठीक है, दूसरा तट कौन सा है? कोंकण तट। ये गोवा से सूरत तक फैला है, गोवा से सूरत तक, और ये सपाट और कठोर चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, कठोर चट्टानों से बना हुआ है। अब आगे आइए, ये है अपना देश, देख लीजिए। अरब सागर, इस तरफ अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, और मुख्य मुख्य चीजें, ये लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ये इधर अंडमान निकोबार, ये पड़ोसी देश पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान का थोड़ा सा भाग यहाँ टच हो रहा है जम्मू कश्मीर से, लगभग 106 किलोमीटर, जो सबसे कम है, कम सीमा बना रहा है किसी देश के साथ, सबसे कम। और यहाँ चीन आ गया, ये चीन आ गया। यहाँ नेपाल है पड़ोसी देश, और भूटान, और ये आ गया म्यांमार। ये कौन है पूर्व में? म्यांमार। ये बीच में फंसा हुआ है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, जो कि पाकिस्तान से काफी परेशान था और हमसे शरण लेके अलग देश बना। ये हो गया, ये पड़ोसी देशों को देख लिया हमने अपने
भारत के उपमहाद्वीपीय अवस्थिति के अंदर। अब नेक्स्ट आइए, पूर्व में हमारी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती है। भारत के 5 राज्य, ठीक है, कितने राज्य? 5 राज्य। कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की सीमा बनाते हैं। इधर देखिए आप, यहाँ देखिए इस वाले मैप में, यहाँ ज्यादा समझ आएगा आपको। मिजोरम, ये रहा मिजोरम, ये त्रिपुरा, यहाँ असम है थोड़ा सा, असम, ये मेघालय, और यहाँ से फिर असम आ गया, और ये सारा का सारा फिर आ गया पश्चिम बंगाल। तो ये 5 जो स्टेट हैं अपने देश के, वो बांग्लादेश से सीमा बना रहे हैं। पाकिस्तान हमारी पश्चिमी सीमा बना रहा है, ठीक है, पाकिस्तान हमारी पश्चिमी सीमा बना रहा है। ये भूमि से हमारे सांस्कृतिक संबंधों के प्रमाण भी आज भी हमें पाकिस्तान में स्थित सिंध, जहां से मोहनजोदड़ो नामक जो सभ्यता प्राप्त हुई है, वहां से उपलब्ध हो रहे हैं कि ये देश हमारा ही एक टुकड़ा है और सांस्कृतिक संबंध थे इस भूभाग से हमारे, ठीक है। बात करें अगर हम आगे, स्थलीय और कृत्रिम है। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, पाकिस्तान के साथ जो हमारी पश्चिमी सीमा है वो स्थलीय, ठीक है, स्थलीय तो है ही है, और साथ में ही कृत्रिम है। कृत्रिम यानी मैन मेड, जो व्यक्तियों के द्वारा खींची गई है, नापी गई है, अवस्थित की गई है, वो होती है कृत्रिम। अगर बात आए प्राकृतिक सीमा की, तो जैसे कि प्राकृतिक जो भूभाग है, कोई नदी अगर सीमा बना रही है, कोई झील बना रही है, कोई पर्वत श्रृंखला अगर सीमा बना रही है किन्हीं 2 देशों के बीच, तो वो हो जाती है प्राकृतिक सीमा, ठीक है। तो पाकिस्तान में जो सीमा है वो हमारी कृत्रिम है और स्थलीय है। पाकिस्तान के साथ हमारे देश की सीमा कौन कौन बना रहे हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, 4 जो स्टेट हैं वो सीमा बना रहे हैं। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ 4 स्टेट सीमा बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में कुछ भाग पर पाकिस्तान अवैधानिक रूप से अधिकार किए हुए है। भारत पाक संबंधों के तनाव के कारण भी यही है, और शांति प्रियता भारतीय संस्कृति का मूल है। इसलिए मध्य एशिया में कुछ शहरों में इस प्रकार भारत की अवस्थिति एक कारक है, ठीक है। भारत की अवस्थिति, ओके, ये हो गया। इसमें हमने मध्य एशिया के कुछ शहरों की बात करें, तो वहां से भी खुदाई में हमारे भारतीय कुछ वस्तुएं मिली है, मठ मिले हैं, बौद्ध पांडुलिपियां मिली है। इस प्रकार हमें ये अच्छे से एक प्रमाण मिल रहा है कि भारत देश एक शांति प्रियता देश है। इसके प्रमाण अच्छे से मिल रहे हैं हमारे पास, और इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि भारतीय सेनाओं ने कभी किसी देश पर आक्रमण किया हो, ठीक है। लेकिन अगर इस देश की सीमा की बात आए या रक्षा की बात आए, तो भी हम बड़े निष्ठावान हैं और राष्ट्रीय एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। भारत की अवस्थिति में भी एक भारत है जो अवस्थिति में भी एक कारक है, उसकी भी बात करते हैं हम। उपमहाद्वीप का होना, भारत का उपमहाद्वीप का होना, तो उसकी अवस्थिति की बात करें तो देखिए, दक्षिणी एशिया में 3 प्रायद्वीप हैं। दक्षिणी एशिया में 3 प्रायद्वीप हैं, जिसमें से एशिया जो है, दक्षिणी एशिया की बात करें, वहां 3 प्रायद्वीप हैं। उसमें से जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो सबसे बड़ा है। भारतीय उपमहाद्वीप सबसे बड़ा है। विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो एशिया के दक्षिण मध्य भाग में स्थित भारत एक उपमहाद्वीप के रूप में विस्तृत है। विश्व की बात हो रही है यहाँ कि विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया जो है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, और उसके दक्षिण मध्य भाग में, दक्षिण भाग में तो है ही, लेकिन दक्षिण का मध्य भाग है स्थित, क्योंकि भारत का जो हिमालय पर्वत है, ठीक हिमालय के ऊपर से एशिया 2 भागों में बट रहा है। कौन कौन सा? उत्तर और दक्षिण।
तो दक्षिण के भी मध्य भाग में, अगर बात हम फिर उत्तर और दक्षिण में तो एशिया को बांट दिया, लेकिन पूर्व पश्चिम में बांटें तो इंडिया के बीचों बीच से होकर पूर्व और पश्चिम एशिया डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो भारत कहाँ हो गया? एशिया के दक्षिण मध्य भाग में स्थित भारत एक उपमहाद्वीप के रूप में है। ठीक है, चीन, नेपाल, भूटान, दक्षिण में श्रीलंका, हिंद महासागर, पूर्व में बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर हैं। विश्व में कदाचित प्रकृति द्वारा इतना स्पष्ट रूप से परिभाषित और सीमांकित क्षेत्र अन्य कोई भी नहीं है जितना कि भारत है, इसीलिए इसको एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। हिमालय पर्वतीय श्रृंखला की बात करें, पश्चिम में मरुस्थल की बात करें, पूर्व में सघन वनों की बात और आच्छादित पर्वत श्रेणियों की बात करें, गहरी घाटियों की बात करें, तो अन्य तर सब जगह फिर विशाल जलराशि इसका सीमांकन कर रही है। ठीक है, ये मुख्य मुख्य बातें, ये कल्चर है अपने देश की। देखिए यहाँ क्या क्या पर्वत श्रेणियों में कैसे लोग, कैसे मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ, कैसे अवशिष्ट पर्वत श्रेणियाँ, पुरानी से पुरानी पर्वत श्रेणियाँ यहाँ, और आधुनिकतम गाड़ियाँ यहाँ, तो घोड़ा खच्चर बैलगाड़ी भी यहाँ। ये हमारी महानगरीय संस्कृति की विभिन्नता को दर्शा रही है। ये भी आप देख लीजिए, वेशभूषा, रीति रिवाज की बातें हो रही है। तो ठीक है, इतनी सब विभिन्नताओं के होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में बंधा हुआ एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई है। इसीलिए विविधताओं में एकता भारत की अनूठी विशेषता मानी जाती है। बात करें अगर आगे नेक्स्ट हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत की अवस्थिति की, तो पूर्वी गोलार्ध, इसके बारे में हमने सबसे फर्स्ट में देख ही लिया था। पूर्वी गोलार्ध के मध्य में, ठीक है, हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की अवस्थिति ग्लोबीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये स्वेज मार्ग, एटलांटिक समुद्री मार्ग, आशा अंतरिक्ष मार्ग और प्रशांत महासागरीय मार्ग जो हैं, ये सब भारत से आकर मिलते हैं, जिससे देश में आयात निर्यात व्यापार में भी वृद्धि होती है। और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हवाई अड्डे यहाँ अवस्थित हैं। अवस्थिति जन्य लाभ देख लीजिए आप, यहाँ क्या क्या लाभ हैं इस अवस्थिति के हमें। तो भारत के गौरवपूर्ण इतिहास की आधारशिला इसकी भौगोलिक स्थिति है। भारत की भौगोलिक स्थिति पूर्वी गोलार्ध के मध्य में है, जिसका विशेष महत्व है कि यहाँ पर हिंद महासागर के शीर्ष पर खड़ा है ये। तो यहाँ स्वेज मार्ग, आशा अंतरिक्ष, इन सब मार्गों से एटलांटिक मार्ग, प्रशांत महासागरीय मार्ग, ये सब भारत में आकर मिलते हैं। साथ ही भारत उष्ण और शीतोष्ण दोनों ही कटिबंधों में स्थित होने के कारण, ये इम्पोर्टेंट है, आपके काम की चीज है, ये याद रखना। भारत कौन से कटिबंध में स्थित है? तो उष्ण और शीतोष्ण दोनों कटिबंधों में। ठीक है, दोनों ही कटिबंधों में अवस्थित होने के कारण यहाँ प्राय दोनों प्रकार की कृषि फसलें पैदा की जाती है। भारत की स्थिति के कारण देश के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं, और पड़ोसी देशों में ये अपने पड़ोसी देश हैं, इनका जिक्र हमने कर लिया। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार निकलते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत जो उत्तर से आने वाली जो साइबेरियन ठंडी हवाएं हैं, उन हवाओं से अपने देश की रक्षा करता है। साथ ही दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है उसको रोक कर देश में वर्षा कराने में भी सहायक है। यह है हिमालय पर्वत की विशेषता, अपने देश के लिए इसका इम्पोर्टेंस। आगे बढ़िए। कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जो कि ईर्ष्यावश अपने देश के बढ़ते महत्व के कारण हमारे ताकतें हमारे देश में अस्थिरता उत्पन्न करने का प्रयास करती है, इनसे हमें सावधान भी रहना चाहिए। ये सब बातें समझाई गई है स्टूडेंट्स को। और बात करें हम भारत की स्थिति का महत्व की, तो स्पष्ट हो जाता है कि निकटवर्ती महासागर का नाम इसी आधार पर हिंद महासागर पड़ा है। आपको पता है किसी भी महासागर का किसी देश विशेष के नाम पर उस महासागर का नाम नहीं रखा गया है।
सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा महासागर हिंद है जिसका नाम अपने देश हिंदुस्तान के नाम पर महासागर का नाम रखा गया है। तो हिंद महासागर में भारत की विशिष्ट स्थिति इसे उपमहाद्वीप बनाती है। ये कंप्लीट हुआ अपना चैप्टर भारत के बारे में बेसिक नॉलेज, जो कि आवश्यक है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठने से पहले हर स्टूडेंट्स को, और कंपटीशन एग्जाम क्या हर व्यक्ति को जो भारतवासी है उसको इसका तो नॉलेज होना ही चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको भी आप रीड कीजिएगा। ये सब मैंने वैसे जिक्र कर लिया चैप्टर में, इसके बारे में आप फिर से एक बार इसको रीड कर लो ताकि अच्छे से आपको रिवाइज हो जाए चैप्टर। ये इसके वस्तुनिष्ठ पर्सन हैं। ये तो आप देख लो, कन्याकुमारी से गोवा के बीच में कौन सा तट है हमें पता है, वो पढ़ लिया हमने। कौन सा तट है? मालाबार। ठीक है। भारत के जिस राज्य की सीमा किसी अन्य देश से नहीं मिलती वो देख लो बीच के। अब आपको इस क्वेश्चन के बाबत में आपको होमवर्क मिल रहा है। ठीक है। होमवर्क क्या होमवर्क है आपको कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो किसी भी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बना रहे, वो वाले स्टेट आपको खोजने हैं। ठीक है। तो देखिए क्या इनमें पंजाब किसी देश के साथ सीमा नहीं बना रहा, नहीं बना रहा है। किसके साथ? ये तो पाकिस्तान के साथ बना रहा है। फिर कौन आया? मेघालय। क्या मेघालय भी बना रहा है। किसके साथ? मेघालय किसके साथ बना रहा है? ये बांग्लादेश के साथ। त्रिपुरा भी बांग्लादेश के साथ। तो क्या हरियाणा किसी देश के साथ सीमा बना रहा है? नहीं ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो गया? हरियाणा। 3 नंबर है कि निम्नांकित में से उन देशों के समूह को चुनिए जिनमें सम्मिलित सभी देश क्षेत्रफल में भारत देश से छोटे हैं। ठीक है, छोटे होने चाहिए। तो आपको पता है मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी उसके हिसाब से याद कर लो आप कि रुक चीन अब आ भारत। तो क्या पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया तो था उसमें, हमसे बड़ा वाला था। तो क्या सभी देश इसमें हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ऑस्ट्रेलिया आते ही आप इसको हटा दो कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जस्ट पहले अब भारत यानी ऑस्ट्रेलिया, ये नहीं हो सकता। चीन तो बड़ा है ही, रुक चीन, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर कौन आया? फ्रांस, कनाडा, रुक के दूसरे नंबर पर तो कनाडा ही था, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये वाला ग्रुप देखिए, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक। क्या इनमें से कोई सा देश हमसे बड़ा था क्षेत्रफल में? नहीं ना। तो कौन हो गया? जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो गया। ये हो गए तीनों क्वेश्चन। अति लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न है वो और लघु उत्तरात्मक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपको जरूर देख लेने चाहिए, चाहे आप कोई सी भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम दे रहे हो, बट इनका तो नॉलेज होना ही चाहिए। इससे आपको काफ़ी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके सामने खुलकर सामने आएंगी और आपको अच्छे से ये जो चैप्टर है इसका नॉलेज होगा। तो ये क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, आज हम इतना ही। नेक्स्ट फिर आगे के वीडियो में फिर हम भारत के बारे में बात करेंगे। तो आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।